हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे सब फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, जैसे कि हम पहले वाले इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने मैटर के बारे में कुछ डिस्कस किए थे। आज उन्हीं के टॉपिक को आगे हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम आपको मैटर के बारे में पहले भी ऑलरेडी हम बता चुके हैं, लेकिन फिर से मैं आपको समराइज कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि हमने पहले इंट्रोडक्शन टॉपिक में हमने मैटर के बारे में कुछ डिस्कस किए थे। आज फिर से हम उस टॉपिक को आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो मैटर, ठीक है, ऑलरेडी पहले मैंने बताया हुआ था, लेकिन फिर भी हम एक बार फिर से हम उसको यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ से शुरुआत होती है केमिस्ट्री के पहले टॉपिक मैटर से, यानी कि जैसे मैटर को हम पदार्थ भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके पहले जो क्वेश्चन आपका सबसे पहले आता है कि मैटर क्या है। ठीक है, तो मैटर को सबसे पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि मैटर उस वस्तु को कहा जाते हैं जिसका मास और वॉल्यूम होता है। ठीक है, यानी कि कोई दुनिया में कोई भी वस्तु जिसका मास और वॉल्यूम होता है यानी जगह घेरता है, वो सारे के सारे मैटर है। पृथ्वी में जितना भी वस्तु है जो मास होता है और उसके साथ साथ जगह घेरता है, तो सारे के सारे मैटर है। इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फिर भी आपको अगर नहीं देखे तो कोई बात नहीं, आपको अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि मैटर उसी को बोलेंगे कोई भी वस्तु जिसका मास होता है यानी द्रव्यमान होता है, वो जो जगह गिरते हैं उसे हम लोग मैटर कहते हैं, पदार्थ भी कहते हैं। ठीक है, उसका हिंदी से पदार्थ। ठीक है, आपको क्लियर समझ में? जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं एक बोर्ड। ठीक है, ये भी बोर्ड भी मैटर ही है क्योंकि ये जगह गिरता है। ठीक है, और इसके साथ साथ मास भी है। इसके साथ साथ ये जो आप देख रहे हो मार्कर पेन, ये भी जहाँ पे रखेंगे वो जगह गिरेगा। इसके साथ साथ आप बुक ले लो, पेन, ठीक है, इत्यादि और भी वैसे वस्तु है जो जगह घेरता है। इसके साथ साथ जो अपना मास होता है, ये सभी के सभी मैटर में आता है। ठीक है, इसके साथ साथ इसका एक्सेप्शन भी है अपवाद। ठीक है, कुछ वैसे भी वस्तु है इस पृथ्वी में जो जिसका मास नहीं होता है, इसके साथ साथ उसका वॉल्यूम भी नहीं होता है। जैसे उसका हम एग्जांपल लें तो आपके फीलिंग्स होता है, आपका इमोशन होता है। ठीक है, सूर्य से आने वाली किरण, ये सारी वस्तु का जो होता है ये मास नहीं होता है और ना ही ये जगह घेरता है। ठीक है, आदि और भी ऐसे वस्तु हैं जो कुछ वस्तु ऐसे हैं जिनका मास नहीं होता है और वॉल्यूम नहीं होता है यानी जगह नहीं गिरता है, तो उसको हम मैटर नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आया कि मैटर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे साइंटिस्ट ने उसको दो भाग में डिवाइड किया, जिसे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा आपका होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज हिंदी से अगर बोले तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को भौतिक गुण कहते हैं, और हिंदी से अगर इसको हम बोले तो जिसे हम लोग रासायनिक गुण कहते हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर उसको और तीन भाग में डिवाइड किया, जिससे हमारा पहला होता है सॉलिड, दूसरा आपका होता है लिक्विड और तीसरा आपका होता है गैस। ठीक है, ये आपको हुआ सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर इसको फिर दो भाग में डिवाइड होता है। आपका होता है प्योर, प्योर का मतलब होता है शुद्ध। ठीक है, हर एक शब्दों के एक एक करके हम उसको डिफिनेशन भी समझेंगे कि इसका मतलब होता है क्या। ठीक है, सबसे पहले आप समझ लीजिए प्योर। प्योर को यहाँ दो भाग में डिवाइड होता है, आपका होता है एलिमेंट, दूसरा आपका होता है कंपाउंड। ठीक है, उसी तरह मिक्सचर में भी दो भाग में यहाँ पे डिवाइड होता है, आपका होता है होमोजेनियस, दूसरा आपका होता है हेट्रोजेनियस। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर समझ में है कि मैटर के दो भाग होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि मैंने आपको बताया हिंदी में भौतिक गुण और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर मैटर को डिवाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया। अब चलिए एक एक करके समझते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, अगले चैप्टर में आपको फिर से पढ़ेंगे हालांकि, लेकिन आधा जब मैं इसको सारे डिटेल में आपको बताऊंगा तो यहाँ से आपका 50% तो कवर हो ही जाएगा, और फिर से उसको हम जब पढ़ेंगे तो जिससे आपका पुनः फिर से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम समझते हैं। ठीक है, इस आज हम इसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा इसकी डिफिनेशन भी समझा देता हूँ कि एलिमेंट एक्चुअली होता क्या है, कंपाउंड होता क्या है, मिक्सचर होता क्या है, होमोजेनियस होता क्या है, हेट्रोजेनियस होता क्या है। ठीक है, तो जैसे कि देख लिया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज दो भाग में डिवाइड होता है। ठीक है, सबसे पहले इसको हम समझते हैं प्योर यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस में दो भाग डिवाइड होता है। आपका होता है प्योर, प्योर का मतलब होता है शुद्ध, शुद्ध का मतलब होता है वैसे पदार्थ जिसमें एक ही चीज से मिलकर बनावट हो। ठीक है, इसमें कोई दूसरा पदार्थ मिलावट नहीं। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल को ले लें सोना, सोना को आप जितना ही विभाजित करो ये शुद्ध ही है ना। ठीक है, और भी ऐसे एग्जांपल है जैसे सोना हुआ, ऑक्सीजन हुआ। ठीक है, ये सारे के सारे प्योर में आता है। प्योर कैटेगरी में दो भाग में डिवाइड होता है, आपका आता है एलिमेंट और दूसरा आपका होता है कंपाउंड। ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया कि एलिमेंट आपके डिवाइड होता है, जैसे एलिमेंट प्योर से आता है। ठीक है, एलिमेंट के बारे में एग्जांपल ले
वैसे वस्तु जिसका एक ही चीज से मिलावट, दूसरे पदार्थ में मिलावट ना हो, उसे हम लोग एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, एक ही चीज से बना हुआ। एग्जाम्पल को ले लें, सोना, ठीक है, चांदी, कार्बन, ऑक्सीजन इत्यादि। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हुआ। तो आपको समझ में आया एलिमेंट क्या चीज होता है। एलिमेंट एक ही चीज से बना हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब होता है कि जब दो अलग अलग शुद्ध पदार्थ आपस में एक फिक्स रेशियो में, यानी कि समान अनुपात में, ठीक है, कंबाइन करते हैं, जुड़कर जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम लोग यौगिक कहते हैं। हिंदी में इसको यौगिक, कंपाउंड को यौगिक कहते हैं। ओके, जब समान रेशियो में, जैसे कि इसको हम एग्जांपल से समझे तो सी प्लस, ठीक है, ओ, इसको जब करेंगे तो CO2 होगा। ठीक है, और ये समान रेशियो में होना चाहिए, तब हम इसको कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो आपका एग्जांपल क्या हुआ, CO+O2 H2O। ठीक है, जब इसको करोगे तो ये भी आपका समान रेशियो में होना चाहिए, तभी ये आपका कंपाउंड कहलाएंगे। जब दो अलग अलग एलिमेंट आपस में कंबाइन करके एक जो नया प्रोडक्ट बनता है वो आपका कंपाउंड होता है। ठीक है, एक समान अनुपात में। हालांकि हम आगे पढ़ेंगे, आपको मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, जब इसको डिटेल में समझेंगे और डिफिनेशन के साथ आपको एग्जांपल तो मैंने आपको अभी बता ही दिया। ठीक है, जिससे कि आपको और दोहरा रिवाज हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपको क्लियर समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद आपको हम यहाँ पे मिक्सचर आता है। मिक्सचर का मतलब होता है मिश्रण। ठीक है, मिश्रण को यहाँ पे दो भाग में डिवाइड किया है, जिसे हम लोग होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। इसका हिंदी से अगर हम बोले तो समांगी होता है। होमोजेनियस का मतलब होता है समांगी, और हेटेरोजेनियस का मतलब होता है विषमांगी। ठीक है, उसको एग्जांपल ले लें, जैसे कि आपको यहाँ होता है शुगर और सॉल्ट। ठीक है, जैसे कि शुगर को आप पानी में मिलाओगे तो उसमें जब मिलाओगे तो ये उसमें आपको नंगी आंखों से, जब नंगी आंखों से देखोगे तो उसमें आपको पता नहीं चलेगा कि ये पार्टिकल्स नहीं दिखेगा। ठीक है, आपको ये नहीं लगेगा कि कौन जब जूस बनाओगे, यानी कि आप शुगर के साथ वाटर बनाओ, वाटर के साथ घोलोगे तो ये आपको पता नहीं चलेगा कौन शुगर है और कौन वाटर है। ठीक है, इसमें पूरी तरह से मिलावट होता है। दूसरा आपका होता है हेटेरोजेनियस, जिसमें आप ले सकते हो जैसे शुगर और सॉल्ट जब आपस में मिलाओगे, शुगर का मतलब होता है चीनी, और जैसे नमक, ठीक है, आप मिलाओगे तो इसमें आपको पहचाना जाएगा। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, हेटेरोजेनियस। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, और आगे वाले चैप्टर 2 में जैसे कि मैंने आपको बताया ये सारे कुछ, फिर वहां से फिर पढ़ेंगे डिटेल में, तब आपको और फिर से आपको दूसरा रिवाज हो जाएगा। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, उसके बाद इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसको। चलिए मैं इसको हम हटा दें। ठीक है, आप चलिए समझते हैं इसके बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस में जैसे हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड आपका एग्जांपल को बात करें तो पत्थर हुआ, आइस क्यूब, बर्फ। ठीक है, ये आपके पत्थर, सिलीवर, धातु कोई भी है, ये सारे के सारे ठोस हैं। उसके बाद हमारे लिक्विड, लिक्विड आपका होता है वाटर, तेल, ये सब लिक्विड आता है। ठीक है, गैस आपका होता है ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन आदि। अब एक एक करके इसको समझते हैं कि सॉलिड में होता क्या है, इसके प्रॉपर्टीज को समझेंगे, लिक्विड में होता क्या है। ठीक है, तो सॉलिड में यहाँ हम समझेंगे कि सॉलिड जो, जैसे कि इसका हिंदी अगर हम बात करें तो ठोस हो कहते हैं, लिक्विड को तरल, जिसको द्रव्य भी कहते हैं। ठीक है, और गैस के गैसीय होते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर समझ में आया। उसके बाद हम यहाँ से समझते हैं सॉलिड। सॉलिड ये सारी जो वस्तु है, ठीक है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो डिफाइन किया गया है, ये एक दूसरे के स्ट्रॉन्ग इसीलिए है क्योंकि सभी की। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये चीज जब हम आगे पढ़ेंगे तो यहीं से आपका एटॉम शब्द भी निकलेगा। ठीक है, एटॉम। ठीक है, फिलहाल अभी उसको कुछ करेंगे नहीं, वक्त आने पर इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद ये सारे मेटल जो है एटम, और सारे एटम, यहाँ के बाद आपको मोलिक्यूल भी आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा मैं हिंट बता देता हूँ कि मेटल्स ही एटॉम्स एंड मोलिक्यूल्स भी आएंगे। ठीक है, ये सारे मेटल जो है एक पार्टिकल से मिलकर बना है। पार्टिकल्स का मतलब होता है कण। ठीक है, ये जितना भी आप देख रहे हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सारे के सारे पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक है, और जिसे हम यहाँ पे हम एंटोन्यूक्लियर, जितना भी ये जो होता है एंटोन्यूक्लियर फोर्स, एंटोन्यूक्लियर फोर्स के बारे में आज भी हम बताने वाले। एंटोन्यूक्लियर फोर्स होता है क्या, जिसे हिंदी से अंतराणु बल कहते हैं। ठीक है, अंतराणु बल वो बल है जो किसी अणु को, ठीक है, आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है, उसे हम लोग एंटोन्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया कि अंतराणु बल क्या है। अंतराणु बल सबसे ज्यादा होता है तो सॉलिड में होता है, इसीलिए कठोर होता है। ठीक है, आपने जब पत्थर को ले लोगे इसीलिए वो ज्यादा कठोर होता है, दबाने पर वो उसको आप दबा नहीं सकते। ओके, दैट्स क्लियर, समझ में आया कि एंटोन्यूक्लियर फोर्स के बारे में मैंने आपको बताया।
इंट्रान्यूक्लियर फोर्स जिसे अंतराणु बल भी कहते हैं, आपको क्लियर समझ में? अंतराणु बल जो होता है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो होता है इसमें सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद सबसे उससे थोड़ा सा कम होता है लिक्विड में, और ये सबसे कम होता है इससे इन दोनों की अपेक्षा सबसे कम होता है गैस में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में अंतराणु बल के बारे में। उसके बाद हम ये नेक्स्ट हम समझेंगे कि अंतराणु बल आपको क्लियर समझ में आया। उसके बाद हमारा होता है गतिज ऊर्जा। ठीक है, जिसे हम थर्मल पावर भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, गतिज ऊर्जा का अगर इंग्लिश से बोले तो ये काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा का अगर हम बात की एनर्जी के बेसिस में हम बात करें तो हालांकि मैंने आपको सारे मैटर जो बताए ये सारे के सारे पार्टिकल से बना है, कौन से मिलकर बना है, सभी कौन से मिलकर बने हैं। ये कण जो है वो लगातार गति करते रहते हैं, वो कभी भी स्थिर नहीं रहता है। ठीक है, तो जैसे कि आपने बताया कि जो गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होता है तो ये गैसेस में होता है। जैसे कि आप जिस सिलेंडर में रखोगे थोड़ा सा भी अगर छेद पा गया मिल गया तो वो उड़ जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इसमें जो जैसे आपने बताया गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होता है गैस में। ठीक है, उसके बाद उससे थोड़ा सा कम होता है लिक्विड में, और ये आपका सबसे कम होता है तो सॉलिड में होता है, जिसे हम लोग ठोस कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया? मैंने क्या क्या बताया, इंटरन्यूक्लियर फोर्स के बारे में बताया, उसके बाद मैंने गतिज ऊर्जा यानी थर्मल पावर। ठीक है, ये आपको समझ में आया? ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। चलिए हम आज के आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ यानी कि सॉलिड जैसे आपको पत्थर ही है, जब आप जिस मान लो गिलास में रखोगे तो पूरी तरह से जगह नहीं घेरेगा। ठीक है, जैसे आप वो रखोगे तो ये पूरी तरह से जगह नहीं घेरेगा, और जैसे आप लिक्विड होता है उससे थोड़ा सा ही जगह घेरेगा, लेकिन इससे क्या होता है ये पूरी कंटेनर जिस पात्र में रखोगे पूरी तरह से वो जगह घेरता है। ठीक है, ये आपको क्लियर समझ आया? थर्ड ये आपको समझ में आया। उसके बाद चौथा आपका होता है कि सॉलिड में उसका आकार और आयतन जो होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, आकार और आयतन होता है वो फिक्स होता है, और लिक्विड में जो होता है वो आयतन फिक्स होता है यानी स्थान गिरता है लेकिन उसका आकार नहीं। उसके बाद हमारा गैसेस होता है ना आयतन होता है ना ही आकार, वो पूरी तरह से जिस पात्र में रखोगे वो पूरी के पूरी फैल जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ दूसरा आपका होता है संपीड़न। संपीड़न की दर जो होता है सबसे अधिक होता है गैस में, जैसे ही उसको छोटा सा अगर छिद्र में मिल गया तो उड़ जाता है। उसके बाद उससे थोड़ा सा कम होता है लिक्विड, और सबसे कम जो होता है वो होता है आपका सॉलिड। ठीक है, उसके बाद आपका पांचवा आता है डेंसिटी यानी घनत्व। घनत्व सबसे ज्यादा होता है ठोस में, उसके बाद उससे थोड़ा सा कम होता है लिक्विड में, और ठीक है, और उसके बाद घनत्व सबसे कम होता है वो गैसेस में होता है, इसीलिए वो सबसे ज्यादा वो क्या कहते हैं छोटा सा भी अगर छिद्र मिल गया तो वो उड़ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको समझ में आया। जैसे कि हमने इसको इंटरन्यूक्लियर फोर्स के बारे में आपको बताया, गतिज ऊर्जा के बारे में बताया, उसके बाद आपको हम उसके शेप के बारे में हम बताएं कि इसका शेप और वॉल्यूम जो होता है फिक्स होता है। ठीक है, ये सारी चीज आपको याद रखना है। ओके, तीसरा इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट वीडियो में जब हम पढ़ने वाले हैं कि जिसको चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, ये अवस्था में किस तरह से एक दूसरे से परिवर्तन करते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम समझने वाले हैं। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया? ठीक है, तो चलिए हम यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया। उसके बाद हम इसको वो समझते हैं कि द्रव में यानी कि द्रव में आपका बहाव भी होता है। ठीक है, और सॉलिड में आपका बहाव नहीं होता है, और गैस में आपके जैसे ही उसको जगह मिल गया तो उड़ने लगेंगे यानी कि संप्रेषण की क्षमता अधिक होता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं कि सॉलिड की अवस्था किस तरह से एक दूसरे में परिवर्तन करते हैं, और उनके लिए अहम हिस्सा है प्रेशर और टेम्परेचर। जैसे कि आप खाना पकाते हो उसके लिए आप नीचे से आप टेम्परेचर एनर्जी को देते हो ना, तो वो धीरे धीरे वो क्या होता है अपने अवस्था को परिवर्तन करता है। तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया? ठीक है, उसके साथ साथ अभी हम बताने वाले हैं जैसे कि आपको सॉलिड लिक्विड पदार्थ की तीन अवस्था, अभी जो हमारे साइंटिस्ट है और दो अवस्था को खोजा गया है। ठीक है, वो है हमारा चौथी पदार्थ की चौथी अवस्था जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। ओके, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा, और पांचवी अवस्था है जिसे बीईसी के से टर्म किया जाता है, जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पदार्थ की चौथी अवस्था अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आपको क्या करना है, प्लाज्मा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया? अगर आपसे स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पूछा जाए तो आप केवल 3 हिट यहाँ पे टर्म करोगे। यहाँ तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पदार्थ की आपकी चौथी अवस्था अगर आपसे पूछा जाए तो आपका प्लाज्मा होता है। ठीक है, प्लाज्मा।
ठीक है, ये आपका फोर्थ स्टेट में आता है और आपका फाइव्थ स्टेट में आपका होता है VEC। ठीक है, जिसको सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टीन ने, ठीक है, आइंस्टीन इन दोनों ने साइंटिस्ट मिलकर इसकी पदार्थ की पांचवी अवस्था को डिस्कवर किया। ठीक है, उसको हम जब स्टेट ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ की अवस्था जब चेंज करेंगे उस समय आपको हम इसको डिटेल में आपको समझाएंगे कि प्लाज्मा किस स्थिति में आता है और बोस आइंस्टीन किस स्थिति में ये आता है। ठीक है, हम उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि तो आज के लिए यहीं पे इस क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, ये अवस्था किस तरह से एक दूसरे में चेंज करते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा। आज के लिए क्लास यहीं पे हम एंड करते हैं। ठीक है।